नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। मैं हूं राहुल कमल और आज मेरे खास मेहमान हैं आम आदमी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव से निकाले गए योगेंद्र यादव। सर, स्वागत है आपका। बागी अच्छा लग रहा है, परिचय में ये निकाले गए जी। बागी टीम का अगला कदम क्या? बागी टीम आप क्यों कहते हैं? बागी का मतलब जैसे कोई संगठन से विद्रोह कर रहा है। संगठन से विद्रोह नहीं है, ये तो संगठन की जो मूल भावना थी, जो मशाल हमने 3 साल पहले जलाई थी, जिन बातों को लेके हम आगे चले थे, उसे जिंदा रखने की कोशिश है। वैसे बागी शब्द अच्छा आपने बताया, इसके अलग अलग मायने होते हैं, कई बार नेगेटिव होता है। और 1857 से हम जानते हैं कि बागी होना बहुत सुंदर शब्द भी हो सकता है। तो वो याद है, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। उस मायने में अगर आप बागी कह रहे हैं तो हैं। आगे क्या करेंगे? उस मशाल को आगे लेके चलेंगे। पिछले 2-3 दिन से जब से फैसला आया है, ये सब घटनाएं हुई, इससे क्षुब्ध थे, धक्के में थे, सन्न थे शुरू में तो सब लोग। फिर उसके बाद सब साथियों से जो दिल्ली में मिले उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन खाली दिल्ली के साथियों से नहीं, तमाम तरफ से संवाद आ रहे हैं। देश के चारों तरफ पार्टी के पदाधिकारी साथी फोन कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, समर्थक हर तरफ से, फेसबुक, ट्विटर, ईमेल, बाढ़ आ गई है। और कुल मिला के ये कह रहे हैं कि इसे छोड़ना नहीं है, ये संदेश मिल रहा है। लेकिन हम यहां बैठ के फैसला नहीं करना चाहते। छोड़ना नहीं, आम आदमी पार्टी को छोड़ना है। इस आंदोलन को, जिस भाव को लेके चले थे, उसे वो भावना तो आप कह रहे हैं खत्म हो गई आम आदमी पार्टी में। मैं ये कह रहा हूं कि लोग ये कह रहे हैं, साथी लोग कह रहे हैं कि जिस मशाल को लेके चले थे, मशाल को छोड़ना नहीं है। घर जाके बैठ नहीं जाना कि चलो भाई निकाल दिया गया, आप जाके किताबें लिखते हैं, किताबें पढ़ते हैं। मशाल का नाम आम आदमी पार्टी है। एक इसका विचार है आम आदमी पार्टी का, और एक आम आदमी पार्टी की असलियत है। मैं मानता हूं, मैं कबूल करता हूं कि हमारी असलियत, उस विचार, उस सपने से छोटी रही, और पिछले 2-4 दिन में तो बहुत ही छोटी दिखाई दी है। लेकिन वो विचार कायम है, और उस विचार पे चलने के लिए, एक संकल्प के लिए, त्याग के साथ, आदर्श की भावना के लिए चलने वाले हजारों हजार कार्यकर्ता खड़े हैं। इसलिए जिम्मेवारी बनती है कि उनके साथ इस यात्रा को जारी रखें। तो ये यात्रा जारी रहेगी। ये यात्रा जारी रखने की जगह, या बस कैसे कहें, तो क्या वो बस आम आदमी पार्टी होगी कि अब प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की एक नई बस चलेगी? अब अगर केवल प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को निकाल दिया जाता है और पार्टी में बेहतर लोग काम कर सकते हैं, पार्टी बेहतर तरीके से काम कर सकती है, तो मैं कहूंगा कि भाई ठीक है, चलने दीजिए। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव अगर इसमें खाद बन गए और पौधा सुंदर बन रहा है, फूल अच्छे खिल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? पर अगर पूरी पार्टी में ही ऐसी किसी जगह ही ना बची, अगर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव एक मिसाल बने, खबरदार आगे से किसी ने ऐसा कुछ किया तो, नहीं तो तुम्हारी ये हालत हो। तो वही आप लोग मिसाल। अगर ऐसा होता, ये सब साथियों को तय करना है। केवल क्या होता है कि कोई चीज अगर आपको प्रभावित करती है तो आपको लगता है कि मैं दुनिया के केंद्र में हूं, जो मेरे साथ हुआ है दुनिया में सबसे खराब चीज हुई है, मेरे साथ हुआ है सबके साथ होगा। ऐसा नहीं, बाकी सब लोग फैसला करें। अगर ऐसा होता है, सबको महसूस होता है, तब वो देखेंगे कि क्या करना चाहिए। क्योंकि ये पार्टी किसी मेरे जैसे 5-7 नेताओं की प्रॉपर्टी तो है नहीं ना। ये बहुत अद्भुत आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और उस आंदोलन की भावना को बचाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, ये हम तमाम साथियों के साथ मिलकर संवाद करना चाहते हैं। मैं समझ ही नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हैं। एक होता है पार्टी के भीतर रह के आंदोलन करना, दूसरा होता है अपनी पार्टी बनाकर एक नया आंदोलन शुरू करना, जिसमें जिस सोच, जिस विचार के साथ आपने आम आदमी पार्टी खड़ी की, उसको आप आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आप चाहते क्या है? तीसरी चीज होती है साथियों के साथ बैठ के संवाद करना। 2 हफ्ते के अंदर हम देश से तमाम तरफ से साथियों को बुला रहे हैं, कहीं दिल्ली, हरियाणा, कहीं बुलाएंगे, और सबके साथ ये सवाल रखेंगे। इस सवाल का उत्तर मैं क्यों दूं? क्योंकि अगर मैं करता हूं इसका उत्तर, मतलब कि रेफरेंडम हो जाए। रेफरेंडम एक बड़ी चीज है। मैं तो सिंपली कहता हूं कि ये मैं इस चीज का उत्तर दे दूं, मैं जिस पे अफेक्टेड पार्टी है, जिसको निकाला गया है, मैं कर दूं, उसमें कहीं ना कहीं अहम का एक आएगा कौन? ये आप बुला रहे हैं लोगों को मुलाकात में, आपके पास संख्या कितनी है इस वक्त?
पता नहीं, संख्या का मामला नहीं है फिलहाल। तो पार्टी के कार्यकर्ता देश के कोने कोने से कह रहे हैं कि हम दिल्ली की रीजनल पार्टी बनाने नहीं आए थे। तमिलनाडु से कड़ाके की सर्दी में आके हमने किया था। पीएससी ने कह दिया कि हम नेशनल पार्टी बनने की दिशा में कदम उठाएंगे, स्टेट इकाइयों को मजबूत करेंगे, बूथ लेवल तक जाएंगे। जो आपकी मांगे थी वो तो पीएससी की विज्ञप्ति आई, वो मैंने पढ़ी भी। अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि पार्टी में राज्यों की स्वायत्तता की मांग, पार्टी में वॉलंटियर की आवाज की मांग, पार्टी में मर्यादा की मांग पूरी हो गई है, तो फिर प्रशांत भूषण जोगेंद्र यादव के निकलने से क्या फर्क पड़ता है। अगर उन्हें लगता है कि ये चीजें पूरी नहीं हुई हैं और इस मशाल को आगे लेके चलने के लिए कोई और रास्ता अख्तियार करना चाहिए, तो वो फैसला करेंगे। मैं नहीं जानता, जो मैं जानता हूं जो नहीं होना चाहिए, एक मैं आपको बता सकता, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से बहुत हो रहा है कि कोर्ट कचहरी में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, इलेक्शन कमीशन में जाएं। ये बात सच है कि जो कुछ हुआ है बहुत असंवैधानिक हुआ है। जो मीटिंग बुलाई गई जिस तरीके से, वो असंवैधानिक था। कौन लोग आ सकते हैं, कौन नहीं आ सकते, इसमें सारे पार्टी के नियम तोड़े गए। सही लोगों को बाहर रखा गया, गलत लोगों को अंदर बुलाया गया। वोट कौन दे सकता है, नहीं दे सकता, उसमें संविधान का उल्लंघन हुआ। ये सब हुआ। जाने से आपको शायद, क्योंकि प्रशांत भूषण भी हैं, शायद आपको इस बात का एहसास है कि ईसी जाने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि इतने लोग गए हैं। ईसी कभी भी किसी पार्टी के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देती, इसलिए शायद आप ईसी नहीं जाना चाहते। मैं केवल ये कह रहा हूं कि संविधान का उल्लंघन तो हर कदम पे हुआ है, लेकिन मेरी पर्सनल राय जो मैंने कल भी रखी है अपने साथियों के साथ, और जब मिलके बैठेंगे बड़े साथियों के साथ, बड़े दायरे में बैठेंगे, तब भी मैं अपनी व्यक्तिगत राय रखूंगा कि ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। हमारा असली खेल ये नहीं है। असली हम कोर्ट कचहरी की लड़ाई करने नहीं आए। तो मेरे लिए सबसे बड़ा, मैं अपनी राय बता रहा हूं। मैं ये मान के नहीं चलता कि मेरी राय है तो सबकी राय होगी। मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं, मेरी राय है कोर्ट कचहरी के झमेले में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। मेरे लिए एक बड़ा कोर्ट है। इस पार्टी के लाखों कार्यकर्ता और समर्थक हैं जो जिंदगी में पहली बार ये सोच के निकले थे कि मैं राजनीति में कुछ करूंगा। कुमार विश्वास ने कहा कि आप मीठी छुरी हैं। उन्होंने कहा कि ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उन्होंने कहा कि आपने कहा कि आप कन्वीनर बनना चाहते। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा ना, आपने मुझे पिछला इंटरव्यू दिया था, उसमें आपने कहा कि एक आदमी खोज के दिखा दीजिए जिसने कहा हो कि मैं कन्वीनर बनना चाहता हूं। तो यही सवाल मैंने कुमार विश्वास से पूछा कि कभी आपको कहा? उन्होंने कहा हाँ कहा, बंद मुलाकात में कहा। ये लोग इतने स्टिंग करते हैं, इतना कुछ न जाने करते हैं, ऐसा कोई एविडेंस क्यों नहीं दे देते? हकीकत ये है, कुमार विश्वास भाई, आशीष खेतान भाई, दोनों उस रात को मेरे घर आए थे जब बात हुई। उन्होंने कहा, योगेंद्र जी हमारी मान्यता है आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है, आपको हरियाणा में मुक्त हाथ देना चाहिए, आपको नवीन मुक्त हरियाणा मिलना चाहिए। मैंने कहा भैया इसकी बात मत करना आप, हमने अपने मुद्दे बता दिए हैं क्या मुद्दे हैं, और अगर मैं बाहर बोलूं लोकतंत्र, बाहर बोलूं पार्टिसिपेशन, बाहर बोलूं आरटीआई, और अंदर मैं आपके साथ हरियाणा की नेगोशिएशन करूं तो मेरा मुंह काला करके जूते पड़ने चाहिए। उल्टा मैंने उनको बोला लगता है कि जब आप आए थे अरविंद केजरीवाल के घर, आपकी मुलाकात हुई केजरीवाल से, आपको हरियाणा का संयोजक बना दिया गया। तो आम आदमी पार्टी की केजरीवाल टीम पूछती है कि तब कहां गया ये स्वराज? तब तो आपने एक दफा नहीं कहा कि जाके कार्यकर्ताओं से पूछते हैं, वॉलंटियर से कहते हैं। आप नीचे आके आपने कहा अपने अंदाज में कि मुझे बना दिया गया है संयोजक और मैं जा रहा हूं लड़ाई करने के लिए। अच्छा हुआ आपने ये भी पूछ लिया। बिल्कुल ठीक यही कहा गया था मुझे, पर उस दिन नहीं, उससे 72 घंटे पहले कहा गया था कि अभी घोषणा कर देते हैं नीचे चल के। मैंने कहा ना, वहां से पूछिए, हरियाणा के साथियों से पूछिए। अरविंद ने कहा उसमें क्या बात है, मैं बोल देता हूं आशावंत को कि वो कह देगा कि मैंने पूछ लिया है। उन्होंने कहा मैं अभी फोन कर देता हूं, आशावंत कह देगा कि मैंने पूछ लिया है। मैंने कहा एक तो वो ईमानदार आदमी है, कहेगा नहीं, दूसरा मैं नहीं मानूंगा इसके अंदर। आप हरियाणा, जी बिल्कुल बाकायदा आपसे कहा, जी सबके सामने, और मैंने कहा कि ये मैं नहीं मानूंगा। हरियाणा के हमारे पास जिला कन्वीनर ही थे उस वक्त, मैंने कहा तमाम जिला कन्वीनर से आप पूछिए, हरियाणा में 21 जिले हैं बाकायदा, और मैंने आशावंत जी से कहा आशावंत जी पूछिए, जो भी विरोध हो बताइए। अगले 48 घंटे में 13 लोगों ने मेरे पक्ष में बोला, 6 लोगों ने मेरे विरोध में बोला। उसके बाद 72 घंटे बाद फैसला हुआ मेरी जिद पे कि वो देश का एकमात्र राज्य था जिसमें सचमुच पूछा गया, जहां असहमति मांगी गई। जो कहता हूं ना, विश्वास करता हूं उस पर, ये नहीं करता।
आम आदमी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक में यह फैसला हुआ कि अब पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यह तय करेगी कि कोई भी अगर पार्टी का अनुशासन तोड़ता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जिसका अगर मतलब निकाला जाए, एनालिसिस निकाला जाए, जो कि आप पहले क्या करते थे, वो ये है कि किस मौके पर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई करनी है, ये अब अधिकार अरविंद केजरीवाल के साथियों के पास है। तो आप सोच रहे हैं कि आप कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे, चर्चा करेंगे, मंथन होगा, मंथन से कुछ निकलेगा। उससे पहले तो हो सकता है कि आप पार्टी में रहो ही ना। जो आपने बताया उसका एक मतलब ये निकलता है कि कार्यकारिणी और न्यायपालिका एक हो गई है। कि दुनिया के किसी भी संगठन का न्यूनतम नियम होता है कि जो कार्यकारिणी होती है वो खुद न्यायिक फैसले नहीं लेती। मेरे को उम्मीद है कि मेरे दोस्त इस तरह की चीज ना करेंगे। कमेटी बना रहे हैं जी, वो डिसिप्लिन कमेटी से प्रशांत जी को तो निकाल ही दिया गया है। हमारी पार्टी के कोषाध्यक्ष जो हैं, जो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, उनको भी हटा दिया गया है। वो है पार्टी में, पार्टी से बाहर नहीं गए हैं, उनको भी हटा दिया गया है, सेवदा जी को भी। इसके बाद क्या होगा अनुशासनात्मक समिति में, वो सब जानते हैं। मैं जानता हूं क्या नाटक होने वाला है। देखिए, सोवियत यूनियन के अंदर जब स्टालिन आ गए थे तो स्टालिन ने एक एक करके कम्युनिस्ट पार्टी से कैसे लोगों को निकाला था, उसका इतिहास हम सबने पढ़ा है। केजरीवाल स्टालिन है, जिस तरीके से वो हरकतें करते हैं वो स्टालिन जैसी हैं। मैं कह रहा हूं सोवियत यूनियन में स्टालिन के आने के बाद जो पर्जेस हुए, जिस तरह से लोगों को निकाला, एग्जैक्टली वो हो रहा है। तो मैं नहीं, तो वही केजरीवाल स्टालिन हुए। तो अब आपका पत्रकारिता का धर्म है इस तरह के जुमले बनाना। मैं कह रहा हूं कि उस तरह की जो घटनाएं हुई थी स्टालिन के जमाने में, जिस तरह से एक एक ईमानदार आदमी को पार्टी से निकाला गया था और हर व्यक्ति को आरोप लगा के मर के, उनको तो साइबेरिया भी भेज देते थे, यहाँ पे साइबेरिया नहीं भेजा जाएगा। आप तो अभी भी ये सब बैठे हैं जी, तो नहीं भेजा गया। जी, ये सब नहीं होगा, लेकिन ये सब नाटक खेला जाएगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि आपको निकाला जा सकता है पार्टी से। आज की तारीख में तो बिल्कुल यही है। बार बार पहले से संदेशा यही था हमें तो कि या तो शराफत से इस्तीफा दे दो, नहीं तो लात मार के निकालेंगे। हमने सिर्फ ये कहा कि ये पार्टी किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, हमें खड़ा रहना है। आसान था बड़ा चले जाना। तो आप कह रहे हैं, मैं जानना चाह रहा हूं ना कि अब बहुत जल्द पार्टी की अनुशासन समिति बैठेगी और आप लोगों को पार्टी से हटा दिया जाएगा, क्योंकि आप अभी भी इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना, अभी भी आप पार्टी के खिलाफ, मतलब केजरीवाल के खिलाफ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का संवैधानिक अधिकार है। आम आदमी पार्टी के संविधान में ऐसा क्लॉजेज देश की किसी पार्टी में नहीं है। वो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू एन ऑर्डिनरी मेंबर। मैं ऑर्डिनरी मेंबर हूं, मुझे पूरा अधिकार है अपनी पार्टी के संविधान के तहत अपने विचारों को व्यक्त करने का। इसको मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं, पर वो रोका गया है ना। मैं पढ़ रहा हूँ प्रेस रिलीज में कहा है कि जिसने भी ऐसी कोई स्टेटमेंट मीडिया को दी जिससे पार्टी की जो छवि है उसको क्षति पहुंचती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये सब बातें अनुशासनात्मक समिति के सामने आ जाएंगी। मैं सिर्फ अपने साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे पार्टी के संविधान के तहत मुझे, चूंकि आज मैं एक साधारण सदस्य हूं, पदाधिकारी नहीं हूं, मुझे एक विशेष अधिकार है अपनी आवाज उठाने का। मैं कह रहा हूं कि अनुशासन समिति आपको बहुत जल्द निकालने वाली है। ये तो साफ हो गया ना। आप कह रहे हैं कि आप मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे देश भर से। जब आप रहेंगे ही नहीं आम आदमी पार्टी में तो करेंगे क्या? बात करने से हमें रोक सकता है कोई? वार्तालाप करने से, संवाद करने से, समीक्षा करने से कौन रोक सकता है? तो अगर इसलिए उसको छोड़ा नहीं। इस वक्त आपको टीवी पर देख रहे हैं, काफी देखते हैं हम लोगों का चैनल, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे जो आप कहना चाहते थे, जो आपको कहने का मौका नहीं मिला, जब आपने कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए? मैं उनसे कहूंगा, हमने चिट्ठियां लिखी थी आपको, जरा पढ़ लीजिएगा। चिट्ठियां आपके खिलाफ नहीं है, चिट्ठियां नकारात्मक नहीं है, चिट्ठियां सकारात्मक हैं, आपके प्रति सम्मान और स्नेह से लिखी गई हैं। और ये याद दिलाना चाहता हूं अरविंद भाई, जिन लोगों को आप अपना दोस्त समझ रहे हैं ना, ये आपके दोस्त नहीं है। निंदक नेरे राखिए, ये हमारी सभ्यता बताती है। जो आपसे असहमत है, जो आपको कहता है ना ये काम मत करो, गलत है, वो आपका सच्चा दोस्त है। और ये जो हर बार हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं ना, ये आपके दोस्त नहीं है, पार्टी के दोस्त नहीं है, देश के दोस्त नहीं है। बच के रहिएगा। चलिए, आपने हमें वक्त दिया योगेंद्र यादव जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी योगेंद्र यादव से आज की खास मुलाकात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।